क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हैं? एक तानाशाह की आप जानते हैं क्या निशानी होती है? एक तानाशाह की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो हमेशा जुल्म के साथ होता है। एक तानाशाह की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वो खुद की तारीफ में फूला नहीं समाता है। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक ही साथी है पूरे दुनिया में और वो है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू के हर जुल्म के साथ है वो। इसका सबूत कुछ देर बाद मैं पेश करूंगा और यह सबूत आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके होश उड़ जाएंगे, खासतौर से फलस्तीनी बच्चों के साथ जो हो रहा है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। यह आदमी इतना ज्यादा आत्ममुग्ध है कि अपने अलावा अमेरिका के हर राष्ट्रपति को गाली दे रहा है, यानी कि न सिर्फ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों को बल्कि रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों को। आपके स्क्रीन पर ये तीन चेहरे हैं, राष्ट्रपति ओबामा, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और राष्ट्रपति जो बाइडेन। ट्रंप इन तीनों को गालियां दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इन तीनों से बेहतर मेरा आईक्यू है, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए मैं इन तीनों से ज्यादा समझदार हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप समझदार हैं, मूर्ख हैं, गधे हैं? इसका फैसला कौन करेगा, आप खुद या दुनिया करेगी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति ओबामा एक बेहद खराब राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बाइडेन हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति बुश को मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में नहीं जाना चाहिए था और वहां सब कुछ तबाह नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं उन्हें भी ज्यादा नंबर नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मैं ट्रंप को सबसे अच्छे नंबर देता हूं। अब अलविदा, सभी को धन्यवाद। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं, उसका अनुवाद मैं पेश कर चुका हूं, मगर जब वो बोल रहे होंगे तो हिंदी में उसका अनुवाद नीचे चल रहा होगा। President Obama was a terrible president. President Biden was the worst president in the history of our country. President Bush should not have gone into the Middle East and blown the place up. So I don't give him high marks either. Thank you very much, everybody. Thank you. I give Trump very high marks. Goodbye, everybody. यह व्यक्ति इस कदर आत्ममुग्ध है कि यह खुद को नंबर दिए जा रहा है। खुद के बारे में कह रहा है कि साहब मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। यह है तानाशाह की पहली निशानी। तानाशाह की पहली निशानी यह भी होता है दोस्तों कि वो अपनी देश की जनता को क्रिमिनलाइज करता है, यानी जो लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उसे देशद्रोही बताता है, उनके खिलाफ झूठे केसेस लगाता है, जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको धमकियां देता है। और यह काफी सुना सुना भी लगता है दोस्तों। जो जो उनके पाली में बैठकर काम कर रहा है उस पर कुछ नहीं कहते हैं वो। जो धन्ना सेठ उनके हर सही गलत में उनके साथ होते हैं उनका फायदा होता है, मगर बाकी धन्ना सेठ जिन्होंने बगावत कर दी उसकी खैर नहीं। और आपके सामने इलॉन मस्क की मिसाल है। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के साथ नहीं है। नतीजा, अब इलॉन मस्क को धमकी दी जा रही है कि तुम्हें वापस साउथ अफ्रीका भेज देंगे। इलॉन मस्क को धमकी दी जा रही है कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। और जेल भेजने की धमकी ज़ोहरान ममदानी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। पहली बात, उनसे कहा कि चूंकि वो आईसीई का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें मैं गिरफ्तार कर दूंगा। दूसरी बात, वो ये तक कह रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो अवैध ढंग से यहां रह रहे हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर ज़ोहरान ममदानी ने इसका करारा जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उनका बयान आपको सुनाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। कल डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे देश से निकाल देना चाहिए, यहां तक कि कहा कि मेरी नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। उन्होंने ये बातें मेरे बारे में इसलिए कही क्योंकि मैं इस शहर का पहला अप्रवासी मेयर बन सकता हूं और पीढ़ियों में ऐसा पहली बार होगा। मैं इस शहर का पहला मुस्लिम मेयर और पहला साउथ एशियन मेयर भी बन सकता हूं। लेकिन ट्रंप की बातों का असली कारण यह नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, मेरा रंग रूप या मेरी भाषा क्या है। असल वजह यह है कि मैं किन मुद्दों के लिए लड़ता हूं। सुना जाए दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी किस तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं और इसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सुना जाए। Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me
someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the very people that have been priced out of this city, and I fight for the same people that he said he was fighting for. This is the same president who ran on a campaign of cheaper groceries, who ran on a campaign about easing a suffocating cost of living crisis. And ultimately, it is easier for him to fan the flames of division than to acknowledge the ways in which he has betrayed those working class Americans, not just in this city, but across this country, and the ways in which he continues to betray them. Because we know that he would rather speak about me than speak about the legislation that he is shepherding through Washington, D.C. Legislation that will quite literally take health care away from Americans. Legislation that will steal food from the hungry. Legislation that looks to build upon one of the largest transfers of wealth we've seen in recent history in his first administration and do it once again for the very Americans who already have enough. We should be fighting for those that do not have what they need to live a dignified life. That is what I will do, and I am thankful to have the protection and to have the support of so many New Yorkers who have stood up and said how unacceptable this is, including our governor, including members of the labor movement. And ultimately what I fear for is that if this is what Donald Trump and his administration feel comfortable about saying about the Democratic nominee for the mayor of New York City, imagine what they feel comfortable saying and doing about immigrants whose names they don't even know. तो देखा आपने दोस्तों, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी ज़ोहरान ममदानी के बारे में इन्होंने यह तक कहा था कि अगर आप मेरी निर्वासन नीतियों का विरोध करेंगे और आईसीई को रोकेंगे तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, जबकि ज़ोहरान ममदानी एक अमेरिकी नागरिक हैं। सुनिए किस तरह से उनकी गिरफ्तारी की बात कही थी। Your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zohran Mamdani, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zohran Mamdani? Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. And by the way, they get about 3 times what you get, Ron. If you look at... और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, उन्होंने ये तक कहा कि वो अवैध ढंग से रह रहे हैं। इस बात की उन्होंने संभावना जतलाई थी। और ये बयान मैं आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों, याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था। एक तानाशाह की निशानी होती है कि जो भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता उसे आप अर्बन नक्सल बता दो, देशद्रोही बता दो, धर्म विरोधी बता दो। यह खेला हमारे देश में भी चल रहा है और यही खेला अमेरिका में चल रहा है। सुनिए किस तरह से यह कहा था उन्होंने कि वो अवैध ढंग से रह रहे हैं। सुना जाए। We're going to be watching that very carefully, and a lot of people are saying he's here illegally. He's, we're going to look at everything, and ideally he's going to turn out to be much less than a communist. But right now he's a communist. That's not a socialist. I've always said we will not have socialism in this country. In the speeches, I said, well, what? They skipped socialism, and you got a lot of them like that. And you see AOC, she's out there with her, bad IQ. She's out there ranting and raving about how wonderful he is. And look, so far he's winning. He still has a race to win, but so far he's winning, and he has an advantage as a Democrat in New York City. I was there a long time ago, and it was a long time since a Republican won the city. But you would think that a Republican would be able to win. Or you have a good independent running, Mayor Adams, who's a very good person. I helped him out a little bit. He had a problem, and he was unfairly hurt over this question. He made a statement to the effect that this is terrible. New York City can't have all these immigrants come in, and like he was indicted the following day. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप लाना चाहते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि चुनावों में जिन धन्ना सेठों ने उनकी मदद की थी उन्हें खुलकर फायदा पहुंचाया जाए। इसका नुकसान देश के गरीबों को होगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ओबामा से क्यों नाराज हैं, क्योंकि ओबामा उनके बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं। अब वो उस ओबामा को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए, और न सिर्फ दोनों कार्यकाल पूरे किए, अगर अमेरिकी कानून में या संविधान में गुंजाइश होती और वो तीसरी बार चुनाव लड़ते तो वो तीसरी बार भी जीत जाते। ये वो ओबामा है जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने मौत की घाट उतारा था। ये वो ओबामा है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये वो ओबामा है जिनके राज में अल-कायदा की जड़ें काट दी गई थी। इनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बुरे राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि ओबामा ने उनके बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में सवाल किए थे। क्या कहा ओबामा ने? यह उनका ट्वीट दोस्तों, अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस में रिपब्लिकन लोग जो बिल पास करने की जल्दी में हैं, उसकी वजह से 1.6 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों के हेल्थ केयर छिन जाने का खतरा है। यह बिल मेडिकेड की फंडिंग में कटौती करेगा और अफोर्डेबल केयर एक्ट को भी कमजोर बना देगा। अगर यह बिल पास हो गया तो इसका बोझ आम वर्किंग क्लास फैमिलीज पर पड़ेगा, खर्च बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा। आज ही अपने प्रतिनिधि को कॉल करें और कहें कि इस बिल के खिलाफ वोट दें। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि एक तानाशाह सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो उसके हर सही गलत में उनके साथ हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक साथी है और वो हैं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और वो भी तब तक जब तक बेंजामिन नेतन्याहू उनके हिसाब से काम करेंगे। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। इस खबर पर गौर कीजिएगा जो कि ले मोंडे की खबर है। ले मोंडे की खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस्राइल लिमिट्स एंट्री ऑफ बेबी फॉर्मूला इन गाजा एज इन्फेंट्स डाई ऑफ हंगर। सरल शब्दों में कहा जाए कि जो बेबी फॉर्मूला नवजात बच्चों को दिया जाता है, इस्राइल उसे रोक रहा है। आप जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है इंसानियत के खिलाफ। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है, या वयस्क औरतों बच्चों के खिलाफ नहीं है, युवाओं के खिलाफ नहीं है। जो नवजन्मे बच्चे हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख का ना पता हो, उन बच्चों को जो खाना दिया जाता है जब वो जन्म लेते हैं, उसमें इस्राइल रोक रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर खामोश हैं। अमेरिका इस मुद्दे पर खामोश है। ले मोंडे की खबर बहुत कुछ कहती है। और यह ना भूलें कि नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एक कार्रवाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या आया था? डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विच हंट बताया था। उन्होंने यह तक कहा था कि इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए। यह होता है एक तानाशाह की सोच, जो एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में भी यही किया था। अफसोस की बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों में से किसी की रीढ़ नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे सके। डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी जनरल असीम मुनीर के साथ बैठते हैं और असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप गजा में बेकसूर मारे जा रहे हैं, 60,000 लोग मारे गए हैं, उस पर खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तानाशाह की हर गलत बात के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, मगर नहीं साहब, हमारी सरकार खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में जाके इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे। यह भी मत बोलिए दोस्तों, जब देश के अंदर, याद कीजिएगा, जब देश के अंदर कोरोना काल था, तब उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका स्वागत किया था, जहां ऐलान किया था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप। हमारी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादतियों पर सवाल उठाने चाहिए। यह व्यक्ति 20 बार
20 बार कह चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, वो भी भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाकर। इस व्यक्ति ने हमें डी फैक्टो टेरर स्टेट पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के नेतृत्व को महान नेतृत्व बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परम मित्र। यह व्यक्ति लगातार भारत की तौहीन कर रहा है, मगर हमारी सरकार का मुंह नहीं खुलता है। डोनाल्ड ट्रंप यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय सरकार, जो मौजूदा सरकार है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, वो उनके सामने नतमस्तक है। उनकी किसी भी बात का विरोध करने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर में नहीं है। इसीलिए यह व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कुछ भी अनर्गल कह रहा है, और यह एक तानाशाह की निशानी होती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अमेरिका में कोई विरोध नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। न्यूयॉर्क के गवर्नर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी को गाली देते हैं तो उनकी गवर्नर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनकी गवर्नर कहती हैं, I don't care if you are the president of the United States. If you threaten to unlawfully go after one of our neighbors, you are picking a fight with 20 million New Yorkers starting with me. इसका सरल अनुवाद यह है दोस्तों, मुझे परवाह नहीं है कि तुम राष्ट्रपति हो या नहीं, मगर अगर आप मेरे पड़ोसी जोहरान ममदानी के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करते हो, उन्हें गाली देते हो, तो हर न्यूयॉर्कर, 20 मिलियन न्यूयॉर्कर्स आपके खिलाफ खड़े होंगे। यानी कि अब भी अमेरिका के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि वहां लोग आवाज बुलंद करते हैं। वहां के न्यूज चैनल्स हैं, चाहे CNN हो या MSNBC हो या फिर ABC हो, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादतियों पर सवाल खड़े करते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब खत्म कर देना चाहते हैं। यही वजह है कि पहले उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, जो उनके सामने झुक गई, और फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड में इस्राएल की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, लिहाजा उसकी सारी फंडिंग को डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उसके घुटनों पर ला देना चाहते हैं। यह होती है एक तानाशाह की सोच। जब तक तानाशाह को चुनौती नहीं मिलेगी, वो लगातार इस तरह के काम करता रहेगा। मुझे बताइए ना दोस्तों, यह एक तानाशाह की ही तो सोच है जो यह कहता है कि मैं गजा से सभी लोगों को साफ कर दूंगा, उन्हें मिस्र भेज दूंगा और फिर वहां पुनर्निर्माण करूंगा। यह अपने आप में कितनी खतरनाक सोच है। और आपको याद होगा, इनके ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रंप ने AI जेनरेटेड एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बीच पर अधनंगे पड़े हुए हैं और गजा की औरतें, अधनंगी औरतें उनके सामने नाच रही थे। इस आदमी की यह सोच है। यह आदमी ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा देने की बात करता है। जब इतनी खतरनाक सोच होती है तो इस सोच में और हिटलर की सोच में कोई फर्क नहीं रह जाता दोस्तों। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह हैं, और क्या इस तानाशाह के खिलाफ हर सेंसिबल व्यक्ति को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मगर अफसोस ये दोस्तों कि हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ तो किए जाते हैं, मगर उनकी इस बकवास का विरोध अधिकतर लोग नहीं करते। कितनी बड़ी त्रासदी है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।